देखिए बच्चों, हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ये चैप्टर पढ़ रहे थे और इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जो जीवन परिचय है उसे हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा था। और मैंने साथ में ये भी बताया था कि ये जो पाठ परिचय है इसके अंदर मैंने आपको बताई थी कि 2 कविताएं हम लोग पढ़ेंगे। एक कविता है अभी ना होगा मेरा अंत, और जो दूसरी कविता है वो है मातृ वंदना। एक चीज़ जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि आप लोग वीडियो जो है पूरा देखें, कंप्लीट देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी बातें आपको बताई जाती हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है। आपकी बोर्ड की क्लास है, आप तय मान करके चलिए कि मैं आपके एग्ज़ाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आगे पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म अगर हम बात करें तो ये 1896 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था ये? महिषादल। कहाँ हुआ था? महिषादल, मेदिनीपुर। लेकिन ये मूल रूप से कहाँ के थे? गढ़कोला। कहाँ के थे? गढ़कोला, यानी कि उत्तर प्रदेश के थे। लेकिन इनका जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ? मेदिनीपुर में हुआ। मैंने बताया था कि इनके पिताजी वहाँ काम करते थे, इसलिए वहीं पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक, साथ ही मैं आपको ये भी बताया था कि जो ये सूर्यकांत जी है ये छायावादी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। छायावादी युग के 4 जो स्तंभ हैं उन 4 स्तंभों में से एक स्तंभ कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, तो ये परिचय जो है बहुत अच्छे से विस्तार से हम लोग पढ़े हैं। फिर मैंने आपको बताया कि अभी ना होगा मेरा अंत। अब ध्यान से सुन लेना कि अभी ना होगा मेरा अंत इस कविता का मूल भाव क्या है, जिसको हम कहते हैं भाई केंद्रीय भाव क्या है। तो आपने बताना है कि इस कविता में कवि ने जीवन के प्रति उत्साह उल्लास का जो स्वर है वो व्यक्त किया है। यानी कि जीवन में आशावादी बनना चाहिए और जीवन में उत्साह का संचार होना चाहिए, उल्लास होना चाहिए, क्योंकि जीवन के अंदर जो युवा अवस्था होती है वो जीवन का एक ऐसा पड़ाव होता है जो हाथ पर हाथ रखकर बैठने का समय नहीं होता है, बल्कि ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। तो यही इसका मूल भाव है। जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि अभी ना होगा मेरा अंत। इस कविता का मूल भाव यह है कि इस कविता में कवि ने जीवन के प्रति आशा, उल्लास और उमंग का जो स्वर है वो व्यक्त किया है। और इसमें ये बताया है कि जो जीवन की जो युवा अवस्था है वो एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति को हाथ पर हाथ रख करके बैठने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उसमें तो उत्साह होता है, कर्म करने की होती है कि चाहे कितने भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े, हमें कर्म करके और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अपने जीवन जीने के प्रति जिजीविषा, जीवन शक्ति होनी चाहिए, तभी वह जीवन के अंदर आगे बढ़ेगा। तो कह रहा है अभी ना होगा मेरा अंत। तो यहां पर देखो, इसको समझने के लिए एक बेसिक कंसेप्ट आप ये समझ लीजिए कि यहां एक तो रूपक अलंकार की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रूपक अलंकार की बात हो रही है। अब ये जो रूपक अलंकार है ये क्या होता है, पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें क्या होता है बच्चों? एक तो होता है उपमेय। क्या चीज होती है? उपमेय होता है। और एक होता है उपमान। यानी कि उपमेय को उपमान पर बिना किसी भेद के आरोपित कर दिया जाता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। नहीं समझ में आया? दोबारा सुनो ध्यान से। देखो, उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना करते हैं। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना करते हैं। और उपमान कौन होता है? जिसके साथ में तुलना करते हैं। जिसकी तुलना करते हैं वो कौन होता है? उपमेय। और जिसके साथ तुलना करते हैं वो क्या होता है? उपमान होता है। हालांकि अलंकारों का पूरा टॉपिक मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन इस कविता को समझने के लिए आपको रूपक अलंकार जो है वो समझ में आना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बीच में पहले एक रूपक अलंकार जो है ये जरूर क्लियर करवाना चाहूंगा। अब देखिए, जब भी कोई कविता लिखी जाती है, कोई साहित्य लिखा जाता है तो उसके अंदर कोई ना कोई नायक होता है, नायिका होती है। ठीक है ना? तो यानी कि जो मनुष्य के शरीर के अंग होते हैं
यानी कि मनुष्य का जो जीवन होता है या मनुष्य के शरीर का कोई अंग होता है, ठीक है, या उसकी बोली भाषा होती है, वो तो क्या कहलाते हैं? उपमेय। और जो प्रकृति होती है वो क्या कहलाता है? उपमान कहलाता है। क्या कहलाता है? वो उपमान कहलाता है, क्योंकि उपमेय की तुलना उपमान से करते हैं। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जब किसी साधारण वस्तु की किसी असाधारण वस्तु के साथ तुलना करी जाती है तो वो तो होता है उपमा अलंकार। लेकिन जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है, यानी कि जब उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, तो वो कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। वापिस सुनो बच्चों, अभी कुछ समझ में नहीं बैठ रहा आप लोगों के। यानी कि जैसे अपन तुलना करते हैं तो हमेशा तुलना किसके साथ करेंगे? अपने से बड़े के साथ करेंगे। जब तुलना कर रहे होते हैं तब तो होता है उपमा अलंकार। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि जो आंख हैं कमल के समान, आंख कमल के समान सुंदर हैं, आंख कमल के समान सुंदर हैं, तो ये तो करी हमने तुलना कि भाई आंख कमल के समान सुंदर है, तो ये तो हुआ उपमा अलंकार। ये कौन सा अलंकार हुआ? उपमा अलंकार हुआ कि जब उपमेय की उपमान के साथ उसके गुण धर्म स्वरूप के आधार पर तुलना करी जाती है, तब कौन सा होता है? उपमा अलंकार। लेकिन हम पढ़ कौन सा रहे हैं? रूपक अलंकार पढ़ रहे हैं। तो रूपक अलंकार क्या कहता है बच्चों? कि जब उपमेय को उपमान पर बिना किसी भेद के आरोपित कर दिया जाता है तो वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। मतलब जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। यहां जब अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आंख कमल है, आंख कमल है, यानी कि आंख जो है ये क्या हो गया? उपमेय हो गया। तुलना कर रहे थे भाई आंख कमल के समान सुंदर है, ये तो उपमा अलंकार का उदाहरण हुआ। लेकिन अपन कह रहे हैं आंख कमल है, आंख कमल है, तो ये क्या चीज हुई? ये रूपक अलंकार हुआ। यानी कि इसको एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर क्या कर दिया है? आरोपित कर दिया है। क्या कर दिया? उसको आरोपित कर दिया है। ठीक है, तो ये जो कविता लिखी गई है ये भी एक रूपक के रूप में लिखी गई है। किस रूप में लिखी गई है? रूपक के रूप में लिखी गई है। तो अब देखो इसको समझने की कोशिश करो, मैं आप लोगों को वापिस से इस चीज को समझाता हूं। देखो, रूपक का मतलब समझ में आ गया, जिसकी तुलना कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर आरोपित कर देते हैं तो कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। अब यहां पर मैं आपके सामने क्या कह रहा हूं कि जैसे जीवन है, हमारा मनुष्य का जो जीवन है उसे तो क्या बना दिया? वन, कि जीवन वन है। इस जीवन रूपी वन में, इस जीवन रूपी वन में, ठीक है ना, और किसका आगमन हुआ है? वसंत ऋतु का आगमन हुआ है। तो देखो जीवन के अंदर जो है यौवन यानी कि युवा अवस्था, युवा अवस्था जिसको अपन यौवन भी, और यहां पर आपने ध्यान रखना है वसंत। क्या ध्यान रखना है? वसंत। ठीक है, बसंत या वसंत। ठीक है, अब देखो जैसे वन है, ये जीवन जो है इसको तो क्या बना दिया? वन। जीवन को तो क्या बना दिया? वन। और युवा अवस्था को क्या बना दिया? बसंत। क्या बना दिया? वसंत बना दिया। यानी कि वन में जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो वन में जो पेड़ पौधे होते हैं, पुष्प होते हैं, उनमें एक नया परिवर्तन आता है। प्रकृति के अंदर मानो बिल्कुल नयापन आता है, हर तरफ हरितिमा, हरियाली जो है छा जाती है। और उसी तरह जब जीवन के अंदर युवा अवस्था आती है, जीवन के अंदर जब यौवन काल आता है तो जीवन के अंदर सबसे अधिक उत्साह, उमंग, उत्साह होती है। तो कहने का मतलब है कि जब वन में वसंत ऋतु आती है तो जो पेड़ हैं, पौधे हैं, पत्ते हैं, पुष्प हैं, वो अपना एक नया रूप ग्रहण कर रहे होते हैं। अपने नए उत्साह से, नव उत्साह से वो अपने आप को सजा रहे होते हैं। और उसी तरह जब जीवन के अंदर, जब मनुष्य के जीवन की जितनी भी अवस्थाएं हैं, जीवन की उन अवस्थाओं में जो पहली अवस्था अपन बात कर रहे हैं वो क्या है? युवा अवस्था है, यौवन काल है। और जब ये यौवन काल आता है जीवन में तो इस जीवन काल का सबसे अधिक उत्साह, उमंग, जुनून, जोश, जज्बा, ठीक है ना, और
काम करने का जो जुनून होता है वो इसी एज में होता है। तो यही तो कह रहे हैं यहाँ पर कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत, कि अभी ही तो मेरे जीवन में युवावस्था का आगमन हुआ है और ये यौवन काल जो है अभी बहुत लंबा चला है। अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में ये मृदुल, ये मनोहर बसंत रूपी जो युवावस्था है वो मेरे जीवन में आई है और अभी ना होगा मेरा अंत, और अभी जो है मेरा अंत नहीं होगा, अभी तो मेरा पूरा लंबा जीवन अभी बाकी है, पड़ा है। हरे हरे ये पात, देखो हरे हरे ये पात मतलब पत्ते, डालियां कलियां कोमल गात, ये जो डालियां हैं कलियां हैं कोमल गात, गात का मतलब क्या होता है? शरीर, क्या होता है? शरीर, कोमल गात। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या करें कि शरीर युवावस्था की बात हो रही है, तो ये शरीर युवावस्था, लेकिन वसंत ऋतु के लिए क्या बात हो रही है? पत्तों की बात हो रही है कि वसंत ऋतु के आगमन पर वन में जो हरे हरे पत्ते हैं और कोमल जो डालियां हैं, कलियां हैं, उसी के समान मेरे जीवन में जब युवा अवस्था आती है तो मेरे मन की जो कोमल भावनाएं हैं, मेरे मन के जो सुंदर स्वप्न हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो खिल गए हैं। किसके समान? जैसे वन में वसंत ऋतु आती है तो हरे हरे जो पत्ते हैं, डालियां हैं, कलियां हैं, वो खिल जाती हैं। उसी तरह मेरे जीवन में युवा अवस्था का आगमन होने पर मेरे शरीर में जो कोमल भावनाएं हैं, ठीक है ना, वो सब के सब जो है उनका स्पर्श कर रही है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मृदुल का मतलब क्या होता है? कोमल, कोमल, और कर का मतलब क्या होता है? हाथ, कर का मतलब क्या होता है? हाथ, ठीक है ना। मैं ही अपने कोमल हाथों से अपने मन की कोमल भावनाओं को स्वयं ही क्या करूंगा? उनका स्पर्श करूंगा। यानी कि जैसे वन के अंदर वसंत ऋतु का आगमन होता है और वहां हरे हरे पत्ते, नई नई कलियां, अध खिले जो पुष्प होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कलियां, ठीक है। वहां कलियां जो हैं और साथ में डालियां जो हैं कोमल कोमल। तो कह रहे हैं कि इसी तरह मेरे जीवन में जब युवा अवस्था का आगमन हुआ तो मेरे शरीर में जो कोमल भावनाएं हैं, मेरे मन के जो स्वप्न हैं, मैं उन्हें अपने हाथों से मैं ही उनका क्या करूंगा? स्पर्श करूंगा, फेरूंगा निद्रित कलियों पर। मैं उस निद्रित मतलब अलसाई हुई, अलसाई का मतलब आधी सोई हुई, अध खिली हुई आधी सोई हुई जो कलियां हैं उनके ऊपर मैं अपने कोमल हाथ रूपी, अपने कोमल हाथों से अपनी भावनाओं का स्पर्श क्या करूंगा? स्पर्श करूंगा। जगह एक प्रत्युष मनोहर, और मानो एक मनोहर जो सवेरा है उसका आगमन हुआ है, उदय हुआ। प्रत्युष का मतलब क्या होता है? सवेरा, एक सवेरा। देखिए अभी मैं एक शाब्दिक अर्थ आपको समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे इस चीज को, ढंग से सुने, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना जाए, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो फिर चीजें मिस हो जाएंगी आप लोगों से। अभी मैं बिल्कुल सामान्य तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर इसके पूरे भावार्थ को हम लोग समझेंगे, बिल्कुल तरीके से समझेंगे, विश्वास बना के रखिए। जब तक ये चैप्टर फिनिश होगा उस समय आप लोग ये कहेंगे कि सर मजा आ गए, पूरे तरह से हमको अच्छे से समझ में आ गया। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, ठीक है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि जगह एक प्रत्युष सवेरा, अभी एक जो है एक सवेरा जागा है। अब देखो प्रत्युष का मतलब सवेरा हो गया, एक सुंदर सवेरा जो है आगमन हुआ है। और जैसे वन के अंदर बसंत ऋतु का आगमन हो गया है और बसंत ऋतु का आगमन होने के बाद में जब सवेरा होता है तो सुबह होते ही जो कलियां हैं क्या हो जाती हैं? खिल जाती हैं, जाग जाती है। जगह एक मनोहर, पुष्प से तंद्रालस, ठीक है ना। और इस प्रकृति के पुष्प से, प्रत्येक पुष्प से जब एक जैसे दो शब्द आ जाते हैं, दोनों का अर्थ समान होता है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो पुष्प से तंद्रालस, लालसा को मैं खींच लूंगा मैं, और अपने नव जीवन का जो अमृत है उसे सहर्ष
सहर्ष मतलब प्रसन्नता से सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे जीवन में वे जहां अनंत, कि अभी मैं उसे आगे बढ़ने का जो द्वार है वो दिखा दूंगा, है मेरे जीवन है मेरे वे जहां अनंत, कि अभी उसका जो अंत, अन का मतलब बिना अंत, अभी उसका अंत होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी अभी तो वह यौवन काल जो आया है और एक लंबा जीवन आगे पड़ा है, अभी ना होगा मेरा अंत, और मेरा जो अंत है वो अभी नहीं होगा। तो एक बार ध्यान से समझो, मैं एक बार आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों, कि यहाँ पर जो कवि हैं ये कहना चाह रहे हैं कि जीवन के प्रति आशा और उत्साह का जो स्वर है उसे व्यक्त करते हुए कवि निराला जी ये कहते हैं कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो मेरे जीवन में एक मनोहर, एक सुंदर बसंत रूपी युवा अवस्था का क्या हुआ है, आगमन हुआ है, वसंत ऋतु का आगमन हुआ है। अभी तो ये मेरे जीवन का प्रथम चरण है और एक लंबी आयु, एक लंबा जीवन अभी बाकी है, इसलिए मेरा जीवन का अंत अभी नहीं होगा, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। पहले ये 4 पंक्तियां समझ जाइए, फिर हम लोग आगे की बात समझेंगे। यानी कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जीवन के प्रति आशा और उल्लास का स्वर व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अभी मेरे जीवन के अंदर मनोहर, कोमल, वसंत ऋतु रूपी युवा अवस्था का क्या हुआ है, आगमन हुआ है। अभी मेरे जो ये युवा अवस्था है या मेरा जो जीवन है वो अभी बहुत लंबा पड़ा है, इसलिए मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा। आगे क्या कहता है देखिए, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। इसमें कवि वसंत ऋतु के रूपक के द्वारा अपनी जिजीविषा का भाव व्यक्त किया है। अब देखिए जिजीविषा क्या होती है, जीवन जीने की चाह। कवि के निराला जी कहते हैं कि अभी तो मेरे जीवन में वसंत ऋतु रूपी युवा अवस्था का क्या हुआ है, आगमन हुआ है। अभी तो वसंत आगमन से हरे हरे पत्तों और कलियों से डालियों का सुंदर आकार निखरा ही है, कि अभी बसंत ऋतु के आगमन से, बसंत के आगमन से हरे हरे पत्तों से और कोमल डालियों से उनका जो आकार है वो निखर के आया है, निखरा ही है। अर्थात यौवन आने से, युवा अवस्था आने से मेरे शरीर का सुंदर विकास हुआ ही है। अर्थात युवा अवस्था आने से मेरे शरीर का एक सुंदर विकास अभी हुआ ही है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर हाथ फेरूंगा निद्रित कलियों पर। यहां क्या कह रहा है कि अब मैं ही अपनी मधुर भावनाओं रूपी कोमल हाथों से, अपनी मधुर भावनाओं रूपी कोमल हाथों से इन अलसाई हुई कलियों का स्पर्श करूंगा, इन पर अपना हाथ उत्साहपूर्वक फेरूंगा। कि अब मैं ही अपनी मधुर भावनाओं रूपी कोमल हाथों से इन अलसाई हुई कलियों का स्पर्श करूंगा और इन पर अपना हाथ उत्साहपूर्वक फेरूंगा। अब मेरे जीवन में या वसंत रूपी जीवन में मनोहर नया प्रभात आया है। अब मेरे जीवन में या मेरे वसंत रूपी युवा अवस्था में मेरा नया सवेरा आया है, मेरा नया जीवन आया है। इस काल में डालियों पर अनेक पुष्प खिल रहे हैं। इस समय डालियों पर अनेक पुष्प खिल रहे हैं। अध खिले पुष्प मानो तंद्रा से ग्रस्त हैं। अध खिले जो पुष्प हैं वो तंद्रा से ग्रस्त हैं तथा आलस्य से ग्रस्त होने पर भी सुंदर लालसा से मैं इन्हें अपनी ओर खींच लूंगा और अपने नव जीवन के अमृत से, अपने नए जीवन के अमृत से, अपने नए उत्साह से, कोमल मधुर भावनाओं से इन्हें सींच लूंगा। मैं इन्हें बाहर निकलने का द्वार बता दूंगा, इन्हें विकसित होने का मार्ग बता दूंगा। जिस प्रकार वसंत ऋतु के आगमन से प्रकृति का अत्यधिक विकास होता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में उत्साह युक्त नवीन लालसाओं एवं कोमल भावनाओं का असीमित प्रसार होगा। इस तरह की आकांक्षा रखने से अभी मेरे जीवन का अंत
नहीं होगा। तो देखिए यहाँ बिल्कुल अच्छे से ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि कवि क्या क्या चीज़ें बताना चाह रहा है। यहाँ पर हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, यहाँ पर कह रहे हैं कि वसंत ऋतु के आगमन से हरे हरे पत्ते और कोमल डालियाँ से युक्त होकर के उनका रूप निखर आया है। और मैं अपने शरीर के, यानी कि यहाँ इन दो पंक्तियों को वापस से समझें, दो पंक्तियां समझ बैठेंगी। अब ये दो पंक्तियां देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ तक समझ में आ गया, वन में वसंत आया है। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो युवावस्था आई है और युवावस्था में क्या हुआ है, शरीर का विकास हुआ है। शरीर का क्या होता है, विकास होता है। और वसंत ऋतु आगमन से जो वन है उसके अंदर हरे हरे पत्ते, ठीक है ना, और डाली जो है उन पर कोमल कलियां खिल गई हैं। जो डालियां हैं, टहनियां हैं, उनके ऊपर कोमल कलियां, कोमल कलियां। अब देखिए बसंत ऋतु यानी कि रूपक के रूप में आ रहा है ना भाई, वन में वसंत ऋतु का आगमन हो रहा, हरे हरे पत्ते और कोमल डालियों से युक्त, कोमल कलियों से युक्त जो डालियां हैं क्या हो गई, विकसित हो गई हैं। उसी तरह जीवन में युवावस्था आने से शरीर का क्या हो गया है, विकास हो गया है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, और मैं ही अपने शरीर में, अब इस शरीर के अंदर क्या हो रही हैं, कोमल भावनाएं, कोमल भावनाएं, ठीक है। और ये कोमल भावनाएं जो हैं निद्रित कलियों पर, यानी कि अध खुली जो कलियां हैं, एक तरह से यहां पर आप कह सकते हो अध खिली, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मैं अपनी कोमल भावनाओं रूपी हाथ से, अपने मृदुल कर से, अपने शरीर की कोमल भावनाओं रूपी हाथ से अब मैं इन निद्रित कलियों पर, इन अध खुली जो कलियां हैं इनका क्या करूंगा, स्पर्श करूंगा, इनके ऊपर अपना हाथ फेरूंगा, क्योंकि मेरे वसंत ऋतु रूपी जो युवा अवस्था है उसमें एक नया सवेरा आया है। इसी तरह युवावस्था में नया सवेरा आया, मतलब जीवन में एक नया उत्साह आया है। और वसंत ऋतु के आगमन पर क्या होता है, जब सवेरा होता है तो वहाँ पर जो पुष्प हैं वो अध खिले हैं, तो मानो तंद्रा से युक्त हैं, और उनकी सुंदर छवि को देखकर अपनी लालसा से, इच्छा से मैं उन्हें अपनी ओर क्या करूँगा, खींच लूँगा। और अपने जीवन के नव उत्साह से, अपने नए जीवन के उत्साह से, अपने अमृत से मैं उन्हें सहर्ष खींच दूंगा, और मैं उन्हें द्वार दिखा दूंगा। फिर मैं उन्हें बाहर निकलने का या उनको आगे बढ़ने का मार्ग दिखा दूंगा, क्योंकि है मेरे वे जहां अनंत, क्योंकि अभी जो है मेरे जीवन का अंत नहीं होने वाला, अभी मेरा जीवन बहुत लंबा है, बड़ा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है रूपक अलंकार के रूप में ये अनुवाद किया जा रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, कवि कह रहा है कि ये जो यौवन काल है ये मेरे जीवन का पहला पड़ाव है, मेरे जीवन का प्रथम चरण है। इसमें कहाँ मृत्यु, अभी इसमें मृत्यु कहाँ है, अर्थात ये तो मेरे जीवन का अभी आरंभ है, ये मेरे जीवन का अभी पहला चरण है, और इसमें मृत्यु कहाँ है, मेरी मृत्यु कैसे होगी, इस बारे में अभी मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं है जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, क्योंकि अभी तो मेरे पास जीवन ही जीवन है, एक लंबी आयु बची हुई है, अभी मेरे आगे तो पूरा यौवन काल बचा हुआ है, मेरी पूरी युवावस्था बची हुई है। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता है, यानी कि स्वर्ण रूपी किरणों पर, यानी कि युवावस्था यौवन काल की स्वर्ण रूपी किरणों पर कल्लोल करते हुए, कल्लोल का मतलब क्या होता है कि जो प्रसन्नता भी होता है इसका शब्द, और जो बड़ी तरंगे होती हैं उनको भी कल्लोले बोलते हैं, ठीक है ना, बड़ी तरंगे या आप कह सकते हो प्रसन्नता, ठीक है।
प्रसन्नता। तो आप क्या कह सकते हो कि मेरे यौवन काल युवावस्था रूपी स्वर्ण किरणों में प्रसन्नता के साथ जो है लगातार क्या हो रहा हूं, बहता जा रहा हूं। बालक मन, मेरा बालक रूपी जो मन है वो प्रसन्नता के साथ में, ठीक है ना, और वो आगे बढ़ रहा है। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु। वो कह रहा है कि मेरे ही अविकसित गीतों से, राग का मतलब गीतों से, विकसित होगा बंधु मित्र। दिगंत मतलब दिशाएं, जिसका अंत मतलब दिशाओं तक मैं आगे बढ़ता जाऊंगा और अभी ना होगा मेरा अंत, अभी मेरा जो अंत है वो नहीं होगा। इस तरह यहाँ पर वो कहने की कोशिश कर रहा है कि जो यौवन काल है वो मेरे जीवन का भी पहला पड़ाव है और इसमें कब मेरी मृत्यु आएगी ये मुझे अभी मालूम नहीं है। इसमें तो अभी मेरा जीवन ही जीवन पड़ा है, आगे मेरा सारे युवा काल बची हुई है। मैं तो अपने युवा काल रूपी स्वर्ण किरणों के प्रसन्नता से निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। मेरा मन, मेरा जो बालक मन है वो मेरे ही अविकसित राग से, गीतों से एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, विकसित होगा और मैं दिशाओं के अंत तक, ठीक है ना, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा और अभी ना होगा मेरा अंत और मेरा जो जीवन है वो अभी अंत नहीं होगा। अर्थात जो युवा अवस्था है उसमें किसी तरह की सीमा नहीं है उत्साह की, उसमें अत्यधिक उत्साह, जोश होता है, उल्लास होता है और वह अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। एक बार वापिस सुनिएगा बच्चों, कवि निराला जी कहते हैं कि अभी मेरे जीवन का प्रथम चरण या प्रथम अवस्था है। इस नव वसंत रूपी युवा अवस्था में मृत्यु कहाँ और कैसे हो सकती है? इसमें तो अभी जीवन का नव उत्साह भरा हुआ है। अभी युवा अवस्था के बाद जीने का एक लंबा समय शेष है, सारा जीवन पड़ा हुआ है। अभी तो जीवन रूपी प्रभात में मनोरम भावनाओं की स्वर्ण किरणें बिखर रही हैं और मेरा कोमल मन इस जीवन रूपी समुद्र की तरंगों पर प्रसन्नता से बहता जा रहा है। मेरा जो कोमल मन है वो जीवन रूपी समुद्र की तरंगों पर प्रसन्नता से बहता जा रहा है। हे बंधु, मेरे हृदय को अविकसित राग से अर्थात अल्प विकसित प्रेम युक्त भावनाओं और उल्लास आशाओं से मेरे जीवन रूपी दिशाओं का पूर्ण विकास होगा और मेरी जीवन शक्ति, मेरी कर्म निष्ठा से जीवन का सुंदर विकास होगा। अभी मेरे सामने सारा जीवन पड़ा हुआ है, इसलिए अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। इस तरह से कवि जो है यहाँ इस कविता के माध्यम से कहना चाहता है कि जीवन में युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें अत्यधिक उत्साह, जोश और उमंग होता है और उसमें हमें किसी भी कठिनाई को देख कर के, किसी भी लक्ष्य को देखकर हार नहीं माननी चाहिए, जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें तो हमेशा आशावादी बना रहना चाहिए और अपने उत्साह से, अपने जोश से हमेशा अपने कर्म में रत रहना चाहिए। कभी भी हताश और निराश होकर के बिना कर्म करने वाला अकर्मण्य नहीं बनना चाहिए, कर्मनिष्ठ बनना चाहिए, ठीक है ना। अभी हम लोग जिस युवा अवस्था में हैं, ऐसी एज में हमें लगातार अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो ये एक कविता का जो है मूल भाव भी है, केंद्रीय भाव भी है और यहाँ मैंने इसका अनुवाद भी करा है। तो अब आप लोग देखिए, इसके अंदर से 3 तरह की व्याख्याएं करना। एक पद जो है ये है, इसकी व्याख्या करनी है आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक की। एक व्याख्या जो है ये वाला पद है, यहाँ और ये, ठीक है ना, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक व्याख्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 व्याख्या। आपने 2 व्याख्याएं जो हैं इसमें प्रैक्टिस करनी है। 2 व्याख्याओं की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले प्रसंग लिखते हैं, फिर व्याख्या लिखते हैं और फिर विशेष टिप्पणी लिखते हैं। ये 3 बिंदुओं को लिख करके और बहुत अच्छे से व्याख्या करें। और सभी बच्चों से निवेदन है कि व्याख्या करके मुझे ज़रूर सेंड करें, मुझे ज़रूर दिखाएं, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, क्या आप अभी सही में सीखे हो या नहीं सीखे हो, इन सब चीज़ों का पता चल सके।
इसलिए आप लोग समय पर अपना काम कीजिएगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसकी बची हुई जो दूसरी कविता है उसे लेकर और इनके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको लेकर के हम फिर से मिलते हैं। उस वीडियो में एक बार मैं फिर से आपको ये सब चीज़ें जो हैं रिवीजन कराने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाए। अभी तो मैंने आपको पूरी कविता लिख के समझाई है, फिर मैं आपको इस तरह से शॉर्टकट तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपके दिमाग में और चीज़ें बैठ जाए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।